दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस का जिक्र लगातार किया जा रहा है क्योंकि इसका नया नाम है ओमिक्रॉन, जिसने भारत समेत दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत है। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट काफी तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद अब नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल और हांगकांग के में ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। अब खबर ये आई है कि ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के 2 मरीज सामने आए हैं, तो वहीं इटली में भी ओमिक्रॉन के एक मरीज के मिलने की बात सामने आई। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर दक्षिण अफ्रीका की, जहां अब तक ओमिक्रॉन के 22 मरीज सामने आए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर इजराइल की, जहां विदेशों के आने पर रोक लगा दी गई है। वहीं तीसरी तस्वीर न्यूयॉर्क की है, जहां 15 जनवरी तक के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो इन तस्वीरों के जरिए आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन देशों में लगातार नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आ रहा है। नामीबिया इसमें शामिल है, दक्षिण अफ्रीका तो जाहिर सी बात है यहां पर हलचल ज्यादा तेज मची हुई है दहशत को लेकर। बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल इनमें शामिल है और हिंदुस्तान में इसका अटैक ना हो इसके लिए यहां पर भी किस स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से वहां बैठ के यहां पर हो रही हैं, वो डिटेल भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस ग्लोब के जरिए ब्रिटेन, इटली भी इसमें शामिल है, जर्मनी भी इसमें शामिल है, जहां पर नए वेरिएंट से जुड़े मरीज सामने आ चुके हैं। This variant is spreading around the world, with 2 cases so far identified here in the UK. I want to stress that we're not going to stop people travelling, but we will require anyone who enters the UK to take a PCR test by the end of the 2nd day after their arrival and to self-isolate until they have a negative result. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इजराइल ने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी। 2 दिन पहले यानी कि 26 नवंबर को इजराइल ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित का पहला मरीज यहां पर मिला, जिसके बाद इजराइल ने फौरन कई दक्षिण अफ्रीकी देशों के यात्रियों पर रोक लगा दी। और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना केस में तेजी से बढ़ने की वजह से वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई। न्यूयॉर्क राज्य की गवर्नर कैथी होचुल ने कोरोना के मामले में तेजी आने के बाद यह फैसला लिया और इसके साथ ही एक आदेश भी जारी किया। इस आदेश में गवर्नर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में 15 जनवरी तक आपातकाल की घोषणा कर दी। अपने आदेश में गवर्नर ने कोरोना की वजह से अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या का हवाला देते हुए इसे एक बड़ी आपदा बताया। आदेश में यह भी कहा गया कि एक वक्त में हालात काबू में लग रहे थे, लेकिन अब फिर कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते यह फैसला यहां पर लिया गया। और एक रोज पहले ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की और करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और टीकाकरण को और तेज करने की चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अधिकारियों को विदेशी उड़ानों में ढील देने के फैसलों की समीक्षा करने के लिए कहा। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 14 देशों को छोड़कर 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर शुरू करने के संकेत दिए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की। तो दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज जिस तरह से सामने आए, उसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है और यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई। एक रोज पहले लिखी गई इस चिट्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों से विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच करने के निर्देश दिए। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और उन पर खास नजर रखने की इसमें बात कही गई है। इसके अलावा चिट्ठी में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण को और तेज रफ्तार करने के साथ ही कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने और कोरोना जांच तेज करने की बात कही गई है। इससे पहले 25 नवंबर को भी केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एनसीपी, कांग्रेस और आरजेडी ने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने की अपील की। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट आया है, जिसको लेके यूरोप के कई देशों में पुनः लॉकडाउन लग गया। कहीं 3rd वेव, कहीं 4th वेव, कहीं 5th वेव आया है। पहले से ज़्यादा लोग बाधित हो रहे हैं। चिंता का विषय है किस तरह से उन देशों से आने वाले जो पैसेंजर हैं
कई देशों ने तो अफ्रीकी देशों की उड़ान सेवा बंद कर दी है। ये निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। साउथ अफ्रीका और इसराइल पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो लोग दूसरे देशों से होके भी हमारे देश में आ सकते हैं। विदेश से आने वाले हर आदमी का ठीक तरीके से टेस्ट होना चाहिए, वरना फिर एक बार हम बड़ी मुश्किल से गुजर सकते हैं। फ्लाइट रोक दिए जाएं, उन सब के अलावा सबसे बड़ी चीज होती है तैयारी पुख्ता की जाए। हमने सेकेंड वेव में बहुत बड़ा हाहाकार देखा, ये मुल्क दूसरा हाहाकार नहीं देख पाएगा। सब कुछ छत विछत हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आने वाले इस वेरिएंट की बहुत सावधानी पूर्वक इस पर निगाह बनाई रखनी और तैयारी पुख्ता रखनी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर नजर बनाए हुए है और जरूरत के मुताबिक इससे निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जहां तक ये म्यूटेशंस और स्ट्रेन की बात है, देखिए ऐसा है कि इनकी ये जीनोम टेस्टिंग होती है और सब कुछ होता है। आईसीएमआर ने भी कहा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पूरी सरकार जिम्मेवारी से जो भी प्रिकॉशंस लेने होंगे वो लिए जाएंगे। ऑलरेडी मैं देख रहा था कि अगर फॉरेन ट्रैवल खुलेगा तो ऐसे देश जहां से साउथ अफ्रीका या साडेक कंट्रीज जो हैं साउथ अफ्रीका रीजन से, उनकी क्वारंटीन वगैरह वो सब हेल्थ मिनिस्ट्री उन पे अनाउंस करेगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपने मंत्रियों, अधिकारियों और राज्य के सभी जिलों के डीएम के साथ थोड़ी देर बाद एक अहम बैठक करेंगे। खबर है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए निर्देश दे सकते हैं। एक रोज पहले ही राज्य सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिनमें लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने, विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और उन्हें क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाई जाएगी। महाराष्ट्र आने वाले विदेशी यात्रियों को 72 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी अनिवार्य कर दिया गया और इसके अलावा सभी टैक्सी और कैब चलाने वालों को मास्क पहनना भी अब जरूरी है। हालांकि ये पहले से ही मास्क पहनने वाली बात सामने आती रही है, लेकिन जिस तरह से नया वेरिएंट सामने आया है उसके बाद ये तैयारियां यहाँ पर सामने आ रही है। शाम 5:30 बजे ये बैठक होने वाली है। और देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़ते खतरे को देखते हुए ये चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से फौरन हवाई सेवा बंद करने की गुहार लगाई है। एक दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित देशों से उड़ानें रोकने की अपील की थी और अब चिट्ठी यहां पर उनके जरिए सामने आई है जो पीएम मोदी को लिखी गई। कि पूरे आने जाने का जो पूरा एक प्रकार से सिस्टम अभी चल रहा है उस पर गौर फरमाएं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो इफेक्टेड एरिया से उन्हें सस्पेंड करें और सरकार को हरकत में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों में किसी भी तरह के हालात से निपटने की तैयारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करने और कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को फैलने से हर सूरत में रोका जा सके। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी के बावजूद कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसी बीच ओडिशा के मयूरभंज जिले के चमकपुर में एक गर्ल हाई स्कूल में 25 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गईं, जिसके बाद सभी को स्कूल में ही आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टर्स की एक टीम ये जांचने में अब जुट गई है कि इन बच्चों के संपर्क में आखिर और कौन कौन से लोग आए हैं, उन्हें भी क्वारंटीन किया जा सके और इसे फैलने से रोका जा सके। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विदेशी उड़ानों पर पाबंदी लगाने की मांग की, जबकि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की तैयारी की बात कही। आप कह रहे हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ की है उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन मुल्क है वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है वहाँ के पैसेंजर को।
क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। देखो अब तो पूरा अनुभव है, पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। नहीं देखिए, अभी इसके पहले भी 4 वेरिएंट आया था, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, और हमने उसको सेकेंड वेव को देखा है। सेकेंड वेव में बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ी है और सारे लोग जो हैं बहुत भयभीत रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। प्रदूषण लगातार बहुत खराब स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में तो प्रदूषण ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। एक एक सांस लेना यहां पर मुश्किल हो चुका है। अब लोगों का सांस लेना किस तरह से दूभर हो रहा है, हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में लगातार पराली जलाई जा रही है। इस प्रदूषण के लिए पराली जलाने को ही जिम्मेदार दरअसल माना जा रहा है। अब दिल्ली वाले बार बार पूछ रहे हैं कि इस दम घोंटू हवा से आखिर कब आजादी मिलेगी, कब मुक्ति मिलेगी। दम घोंटू हवा के लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर आखिर कब कार्रवाई होगी। इस जहरीली हवा से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं और ये धीमा जहर हमारी और आपकी जिंदगी के दिन धीरे धीरे घटा रहा है। 6 तस्वीरों को आप देखिए, ये कोई कोहरा नहीं है बल्कि ये वो जहरीली हवा है जो इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। दिल्ली की जहरीली हवा अब युवाओं पर असर डालने लगी है। दिल्ली में स्मॉग की वजह से साइकिलिंग करने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग की वजह से साइकिलिंग करने वालों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। पहले कोरोना ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था, अब प्रदूषण की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। तो जिंदगी में जहर घोलने वाली हवा को लेकर दिल्ली वालों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए आप। सुबह सुबह सैर करने के लिए निकलते हैं तो एकदम मास्क लगाना पड़ता है। इस टाइम पे भी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। सरकार ने कई कदम उठाए मगर वो नहीं हो पाए। उससे कुछ फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है हमको। जैसे कि स्कूल बंद करवाए, उसका कुछ फ़ायदा नहीं था। जैसे उससे कुछ मतलब नहीं बनता स्कूल बंद करवाने का। 1 हफ्ते स्कूल बंद करे, उससे मतलब बच्चों की पढ़ाई भी रुकी, मगर पॉल्यूशन में तो कुछ फ़र्क नहीं दिखा उस वजह से। दिक्कत साइकिलिंग के लिए बहुत होती है, क्योंकि जब मैं डेली आता था तो काफ़ी ज़्यादा साइकिल कर पाता था। बट अभी पॉल्यूशन की वजह से जैसे हमें बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, काफ़ी जगह रुक रुक के चलना पड़ता है और आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिसकी वजह से थोड़ा हमें भी रेस्ट करना पड़ता है, करा नहीं जाता कंटिन्यूस। तो उत्तर प्रदेश भी जहरीली हवा की मार झेलने के लिए मजबूर है। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर में आसमान में स्मॉग की चादर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। ये जहरीली हवा लोगों के अंदर किस तरह से उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। एक्सपर्ट्स लगातार यही कह रहे हैं कि ये जहरीली हवा आने वाले वक्त में उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। कई जगहों पर तो स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, जिससे सफर करने में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बेहद खराब स्थिति इस वक्त बनी हुई है। एक तरफ जहां पर कानूनी तौर पर प्रक्रियाएं नजर आती हैं, सियासत नजर आती है, लेकिन स्मॉग की चादर जस की तस अभी भी बरकरार दिखाई देती है। दिल्ली या उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों का जिक्र करें तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तो सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ ये स्मॉग इंसानी जिंदगी को मुसीबत में डाल रहा है। बच्चे घरों में पहले से ही कैद थे, एक बार फिर से कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बाहर निकलना उनके लिए सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है। अब तक जितने भी एक्सपर्ट सामने आए हैं उनके मुताबिक गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिनका इम्यून सिस्टम बेहद कमजोर है, उनके लिए ये बेहद खतरनाक है। और ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं, भले ही आपने मास्क क्यों ना लगाया हो, लेकिन ये जहरीली हवा आपके अंदर एंटर करती है और फिर आपके इम्यून सिस्टम को सीधे प्रभावित करती है। तो साफ हवा की सभी को दरकार है और साफ हवा का जो हक है वो सभी को है, लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन है, इस पर विचार विमर्श करने से ज्यादा अब कदम उठाना जरूरी हो गया है।
तो पराली जलाने से वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। बावजूद इसके भी बिहार के बांका में किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं और ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। पराली जलाने के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बावजूद इसके पराली जलाने की घटना जारी है और लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए पराली को लेकर भी कानूनी तस्वीर सामने आती रही है। सियासी तौर पर लगातार जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी सामने आते रहे हैं, लेकिन हकीकत की एक तस्वीर यहाँ भी देखनी होगी। जो पराली जल रही है, इससे जो उठता हुआ धुआं आप देख रहे हैं, ये भी प्रदूषण बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो आसपास की हवा है वो किस तरह से जहरीली हो जाती है। धान की फसल कटने के बाद किसान दूसरी फसल बोने की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसे में साधनों का जो अभाव है और मदद के नहीं पहुंचने से पराली जलाना ही उन्हें आसान लगता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि पराली जलाने से उनके साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों को आखिर कितना खतरा हो जाता है, ये खतरा कितना बढ़ जाता है। पराली धुआं इतना खतरनाक है कि इससे लोगों के में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जबकि प्रदूषण 5 साल से छोटे बच्चों के फेफड़ों पर काफी बुरा असर डालता है। हवा में फैले प्रदूषण के कणों से सबसे ज्यादा मुश्किल सांस लेने से जुड़ी बीमारी वाले लोगों को होती है, यानी कि अस्थमा के जो मरीज हैं उनके लिए तो पराली का धुआं सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। प्रदूषण की वजह से उनकी दिक्कत कई गुना बढ़ जाती है, जबकि आम लोग भी इससे बच नहीं पाते। उनमें फेफड़ों में और सांस लेने से जुड़ी बीमारी बढ़ने का जो खतरा है वो यहाँ पर बढ़ जाता है और कई लोग खांसी, जुकाम, सीने में दर्द जैसी मुश्किलों से घिर जाते हैं। तो पराली जलाने से क्या कुछ नुकसान होता है, इसे समझना बेहद जरूरी है। बिहार में बाढ़ में प्रदूषण का असर किस तरह से देखने को मिला, अब ये तस्वीर भी आप तक पहुंचाते हैं। सड़क किनारे की ये तस्वीर आप देखिए, फेंके गए कचरे को लोग जला रहे हैं। जलते हुए कचरे से जहरीला धुआं लोगों को परेशान कर रहा है। इलाके के लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और नगर परिषद कार्यपालक अधिकारी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा के सिरसा में किसान का पराली प्रबंधन जबरदस्त है। कैसे पराली प्रबंधन से प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकती है और इसके हरियाणा भी किसानों को प्रोत्साहित यहां पर कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ जहरीली हवा दिल्ली वालों को जीने नहीं दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिरसा के किसान पराली को लेकर बेहतर प्रबंधन की मांग कर रहे हैं। प्रदूषण ना हो इसको लेकर काफी सजग है। अब बाकी किसानों को भी सिरसा के किसानों से सीखने की जरूरत है। कैसे बेहतर प्रबंधन से प्रदूषण भी कम किया जा सकता है और कैसे पराली का इस्तेमाल सही दिशा में किया जा सकता है। खेतों में पराली की गांठें बनाई जा रही हैं और दूसरा तरीका सुपर सीडर फॉर्मूले के जरिए पराली को जमीन में ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। देखो जी, इसका 2 तरह से होता है। एक तो ये इसका समाधान है कि इसकी गांठें बनवा लें जैसे हम लोग बनवा रहे हैं। दूसरा ये कि जो सुपर सीडर आ रहा है ना, वो पराली को लपेट के ज़मीन के अंदर वो सीधी बिजाई भी कर देता है, लेकिन वो महंगा है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसका खर्च उससे थोड़ा कम पड़ता है और इसमें यह है कि वो पराली बीच में मिल जाती है, तो उनका ये कहा जाता है कि भाई खाद के रूप में भी वो काम आती है। ऐसा जो कृषि अधिकारी हैं वो हमें ये कह के जाते हैं कि अगर आप इसको मिला दोगे ज़मीन में तो आपको ये खाद का भी काम देगी। लेकिन इसमें दीमक आने की शिकायत रहती है, तो दीमक आने की वजह से भी फसलों को कुछ नुकसान होने का डर बना रहता है। बाकी वो भी ठीक है अपनी तरफ से और ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है। हरियाणा सरकार भी किसानों को प्रति एकड़ जमीन के लिए 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन बावजूद इसके किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि उन्हें 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाए। पराली प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग ने अभी तक 210 जो है वो किसान प्रशिक्षण शिविर गाँव वाइज लगाए हैं, जिन गाँवों में धान उगाया जाता है। और इसके साथ साथ कृषि विभाग ने 4 वैन भी चलाई हैं जो किसानों को गांव-गांव जाकर जागरूक करती हैं कि भाई हमें धान की पराली नहीं जलानी है। धान को जो है पराली को अवशेषों को खेत में ही मिलाना है, ताकि जो ज़मीन की उर्वरकता शक्ति है उसको बढ़ाया जा सके और पर्यावरण प्रदूषण से बच्चों को, बुजुर्गों को और सभी को बचाया जा सके। प्रदूषण रोकने के लिए किसानों की पहल काबिले तारीफ है।
लेकिन पंजाब और हरियाणा के बाकी किसानों को भी इस पहल से सीखना चाहिए ताकि जहरीली हवा से सबको निजात मिल सके। प्रदूषण रोकने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बराबर है, तभी हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्गों को इस जहरीली हवा से मुक्ति मिल पाएगी और वो साफ हवा में सुकून की सांस ले पाएंगे। प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को होती है, क्योंकि हवा में मिले जहरीले कण बच्चों को फौरन नुकसान पहुंचाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करने वाली संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले बच्चों में सांस की परेशानी सबसे ज्यादा पाई जा रही है और इसके पीछे प्रदूषण को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। दावा किया गया है कि संस्था ने प्रदूषण के नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए 400 से ज्यादा बच्चों पर यह पूरा सर्वे किया और इसके लिए 14 से 17 साल के बच्चों से बात की गई, उनकी सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी जुटाई गई, जिसमें मालूम चला कि 75.4% बच्चों में सांस फूलने की शिकायत मिली, जबकि 24.2% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आंखों में खुजली की और आंखों में किसी तरह की परेशानी की शिकायत की। 22.3% बच्चे ऐसे थे जो लगातार आने वाली छींक की वजह से परेशान थे, जबकि 20.9% बच्चों ने सुबह के समय खांसी की परेशानी यहां पर बताई। अब आप सोचिए किस तरह से ये पूरी दिक्कतें यहां पर सामने आई और कहानी यही नहीं रुकती है, बल्कि प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है, क्योंकि हवा में मिले जहरीले कण जो है बच्चों को फौरन नुकसान यहां पर पहुंचाते हैं। उनकी दिक्कतों को किस तरह से बढ़ा रहे हैं ये आपके सामने है। पराली से होने वाले इस प्रदूषण से किस तरह की मुश्किलें हो सकती हैं, इसके बारे में हमने बात की मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की कम्युनिटी मेडिसिन हेड डॉक्टर सुनीला गर्ग से। सुनीला गर्ग हैं जो कि प्रोफेसर एक्सीलेंस हैं, साथ ही साथ कम्युनिटी मेडिसिन की हेड हैं। मैम, एक बड़ी समस्या आती है दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पराली से किस तरह की परेशानी सेहत को हो सकती है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जैसे जैसे हमारी सर्दियों की शुरुआत होती है तो पराली को जब किसान लोग जलाते हैं तो बेसिकली इससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि दमा की बीमारियां बच्चों में, बड़ों में, स्पेशली बूढ़ों में तो बहुत सीरियस होती है, क्योंकि उनमें अंडरलाइंग अगर हार्ट डिजीज़ होता है तो वो एग्रीवेट हो जाता है। एज ग्रुप को ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली में स्कूल को बंद कर दिया गया है, लोगों से कहा गया सरकारी कर्मचारियों से कि वर्क फ्रॉम होम होंगे। किस एज को ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, आपने पहले भी ये सवाल मेरे से पूछा था, तो मैंने कहा था बच्चों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं इसमें, क्योंकि बच्चों में जो है चाइल्डहुड अस्थमास बहुत सारे देखने को मिलते हैं और यदि आप किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करेंगे तो उनकी ओपीडीज काफ़ी भरी होती हैं। एक और आपने बताया कि इसमें मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, इसको क्या कोई उपाय है कि रोक सकें इसको? बेसिकली देखिए, अल्टीमेटली तो आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। रूट कॉज आपका पोल्यूशन है, तो जब तक आप पोल्यूशन को नहीं कंट्रोल करेंगे, जो भी उसका कारण हो, और आज की तारीख में हम कह रहे हैं कि पराली को जब जलाना हमारा सर्दियों का एक नॉर्मल सा एक तरीका बन गया, तो हमें कहीं ना कहीं पराली से डील करने के, यानी कि पराली को ना जलाने के साधन ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि मशीनी उपाय ढूंढने पड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि वाकई पराली बहुत बड़ी समस्या है और ये एक तरह से कूड़ा है जिससे आग लगाना ही एक समाधान है, लेकिन नहीं। आपको अब इसकी दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं, जिसे देख के आप समझ जाएंगे कि जिस पराली को यूं ही आग लगाकर खेती में बर्बाद किया जा रहा है, दरअसल वो कितने काम की है। पंजाब के ही राजपुरा से हमारे सहयोगी प्रियंका कांडवाल की ये रिपोर्ट आप देखिए। पराली प्रदूषण का सबब बन गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जलाई जाने वाली पराली दिल्ली वालों के लिए दम घोटी हवा का कारण बन रही है। इस वक्त मौजूद है पंजाब के राजपुरा में और मेरे पीछे आप पराली जो है वो देख रहे हैं। ये पराली जो यहाँ पर रखी गई है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे क्या किया जाता है, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ आप देखेंगे ये पूरा सेटअप यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर इस पराली को जो मशीनों से काटी गई स्टैक्स लाई जाती हैं, उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल करके इसको पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको ग्राइंड किया जाता है, फिर इसके बाद इसका मॉइस्चर लिया जाता है, इससे सैंड पार्टिकल्स अलग करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिससे कि बनते हैं पैलेट्स, यानी कि एनर्जी की ये पैलेट्स हैं। कैसे क्या काम करते हैं, सुखमीत जी हमारे साथ है। सुखमीत जी, सबसे पहले तो ये बताइए ये क्या है? ये मैम, ये एनर्जी पैलेट्स हैं। बेसिकली जहाँ भी हीटिंग सिस्टम है, स्टीम रिक्वायरमेंट है, या फिर कहीं भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है,
जो कि कोल से बनती है। सो आजकल आप कोल के बारे में सुन रहे हो, क्या कोल इन्वायरमेंट के लिए कैसे हानिकारक है। सो उसको हम बेसिकली ये जो ग्रीन फ्यूल है इसमें पराली को यूज़ करते हैं, एज ए ग्रीन फ्यूल बनाते हैं इसका, और ये थर्मल पावर प्लांट्स और बॉयलर्स में रिप्लेस कर देती है। ये हमारी बेसिकली एक इनोवेशन है जो कि फार्मर से हम स्ट्रॉ इकट्ठा करते हैं, जो फार्मर एक एंटरप्रेन्योर बनाते हैं फार्मर्स को, और उनसे हम पराली खरीदते हैं। सो उनका एक एडिशनल रोज़गार उनके लिए बन जाता है। जो किसान के यंग लोग हैं पूरे गांव की पराली इकट्ठी करके देते हैं हमें, और उसकी हम बेल्स बना के इसको स्टोर कर लेते हैं। फिर पूरा साल इसका हम बेसिकली इसको हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसमें ये हमारा एक बाहर की यूनिवर्सिटी से टाई अप है, एस्टन यूनिवर्सिटी है यूके की, उनके साथ टाई अप है। सो ये डॉक्टर रॉबर्ट बेरी एक है, उनकी रिसर्च है इसको कैसे फ्यूल में कन्वर्ट किया जाए। सो हमने उस प्रोसेस को लेके इसको स्केल अप करके इंडस्ट्रियल प्रोसेस एक इसका तैयार किया है। सो इसको आप देखो तो इसको ये जो अब पैलेट बन चुकी है लास्ट में, इसका दिस इज़ एज गुड एज फ्यूल। सो इसको जो कोला जलता है पावर प्लांट्स में, जिससे दिस इज़ वन ऑफ द क्या मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री आप बोलोगे जो पावर जनरेशन है। ये यहाँ पर ये भी हम जॉइन बताना चाहेंगे कि आपने देखा है कि दिल्ली में जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो सबसे पहले थर्मल प्लांट्स को ही बंद किया जाता है। कारण यही है कि कोयले की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो ये जो पैलेट्स यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पैलेट्स जो बनी हुई हैं, ये पूरी तरीके से, अगर पराली को फार्म वेस्ट कहना सही रहेगा, तो ये पराली का जो फार्म वेस्ट है वो शुगरकेन का जो बचता है उन सब के मिश्रण से बना है। और जैसे कि सुखमीत ने बताया कि अगर आप बेहद पास से देखेंगे तो आपको पराली के रेशे इसमें नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर वो चीज़ जो प्रदूषण फैलाने का सबब बन रही है, ग्रीन फ्यूल बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसा रिस्पांस है मार्केट में इसका? मार्केट में रिस्पांस तो अच्छा है। आजकल जो इंडस्ट्रीज़ है जो कि ग्रीन फ्यूल की तरफ जाना चाहते हैं, सो उनको तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है आज की डेट में, बिकॉज कोयले को रिप्लेस करना है, इसका कोई आसान काम नहीं है। या कोयले को कैसे रिप्लेस करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर इनसे तो बात हो ही रही है। यहाँ पर आप किसान भी हैं सर? किसान हैं। तो ये कैसे मदद होती है आपकी अगर पराली आप यहाँ देते हैं तो? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਖੇਤ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖੇਤ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜੇ प्रोडक्ट ਅਸੀਂ बना रहे हैं, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ बहुत बेनिफिट है जी। तो ये देखिए यहाँ किसान भी हैं जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि क्योंकि पराली को यहाँ वो दे देते हैं गांव भर से इकट्ठा करके, उसकी वजह से पराली जलानी नहीं पड़ती, प्रदूषण नहीं होता, और साथ ही इनकी डीजल की भी बचत होती है। तो यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आई हैं जो सीधा पराली को जलाने से तो बचाता ही है, साथ ही इसका इस्तेमाल ग्रीन फ्यूल की तरह से इंडस्ट्रीज में भी किया जा सकता है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। त्रिपुरा नगर निगम में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई है। निकाय चुनावों में बीजेपी को यह जीत हासिल हुई है। अगरतला में सभी 51 वार्ड बीजेपी ने अपने नाम कर लिए। यह शानदार जीत बीजेपी को मिली है। दरअसल त्रिपुरा नगर निगम में आज जिस तरह से नतीजे यहां पर सामने आए, बीजेपी को बढ़त शुरू से ही मिलती नजर आ रही थी, और अब आखिरकार सभी वार्डों पर बीजेपी ने कब्जा हासिल कर लिया है। जनता का जो समर्थन है वो यहां पर बीजेपी के पास आया है। देखिए, इन चुनावों का दायरा भले ही छोटा होता है, लेकिन जो यहाँ के नतीजे सामने आते हैं वो आने वाले विधानसभा चुनावों की तरफ जरूर इशारा करते हैं कि आखिर जो लहर है जनता के समर्थन की वो किस तरफ है। तो फिलहाल सभी 51 वार्ड बीजेपी ने अपने नाम कर लिए हैं। जनता का जो समर्थन है वो बीजेपी को यहाँ पर मिला है। सुबह से ही नतीजे यहाँ पर सामने आ रहे थे जो कि बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे थे, और आखिरकार ये जीत यहाँ पर हासिल हुई। आशिका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। आशिका, बीजेपी में जश्न का माहौल होगा, जाहिर सी बात है, क्या तस्वीर अब नजर आ रही है यहाँ से? बिल्कुल, तो जो भी तस्वीरें नजर आ रही हैं त्रिपुरा से, सब सेलिब्रेशंस की हैं, जो बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे कह सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये याद दिला दूं कि 334 में से 112 सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुकी थी बीजेपी, और उसके बाद ये जो 222 सीटों पर चुनाव हुआ है इसमें भी लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे कह सकते हैं। सिर्फ एक सीट टीएमसी के हिस्से में गई है, अंबासा निकाय में, और इसके अलावा जहां सबसे ज्यादा दांव टीएमसी ने लगाया था वो त्रिपुरा के अगरतला की म्यूनिसिपैलिटी में, वहां पर कोई अच्छा, कोई संतोषजनक रिजल्ट उनको देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल तस्वीरें जश्न की बीजेपी की तरफ।